अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी के लिए कागजात की तैयारी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके बाद फैमिली वीज़ा से रिलेटेड कुछ अहम अपडेट हैं, कुछ दोस्तों के कमेंट हैं, उसके आंसर दूँगा। उसके बाद यूरोपियन के लिए इंग्लैंड का सेटलमेंट प्रोग्राम जो है, एक अलहदा से कोटा, एक अहम बयान सामने आया, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड एक नई अपडेट है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। 500 यूरो का जो नोट है, इसके बारे में कुछ दोस्तों ने पूछा है, इस पे बात करेंगे। और इस वक्त क्या तरीक़ाकार है 500 के नोट का, क्या बंद हो चुका है, जिन लोगों के पास है क्या वो कारआमद है नोट या कि नहीं है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी के कागजात की तैयारी की। बहुत सारे लोग जो हैं वो पुरानी वीडियोस को नहीं देखते, वो नए क्वेश्चन करते हैं और नई जो है वो अपडेट जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये बताता चलूँ कि काफ़ी अरसे से यही डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी मैं ऑलरेडी का वीडियो बना चुका हूँ, तो वही सेम है, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं हुई। लेकिन फिर भी मैं एक मरतबा आपको रिपीट करता चलूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने स्पेन नेशनलिटी के लिए मंगवाने और कहाँ कहाँ से अटेस्ट करवाने हैं। जब दोस्तों आप वहाँ पे अपना करैक्टर सर्टिफिकेट, अपना बर्थ सर्टिफिकेट और अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लेते हैं। कुछ दोस्तों की तरफ से ये भी आया कि मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूरी है जी, अगर आप अपनी शादी को ज़ाहिर करना चाहते हैं यहाँ पे, तो लाजमी तौर पे अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी साथ मंगवाएं और उसको भी इसी तरह टेस्ट करवाएं। अब यहाँ पे आपने फ़र्क जो है वो जान लेना है कि जो स्पेन नेशनलिटी के लिए आपने डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, उसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान, जिसके आम तौर पे 3 से 4 ऑफिस हैं, जिसमें लाहौर है, मुल्तान है, इस्लामाबाद है और कराची है, यहाँ से आपने टेस्ट करवाने सिर्फ फॉरेन अफेयर से। फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाने के बाद आपको ज़रूरत नहीं है कि स्पेन एम्बेसी में भी आप उन डॉक्यूमेंट को भेजें, बल्कि आपने यहाँ पे मंगवा लेने हैं। यहाँ पे मंगवा लेने के बाद फिर आपने आके अपनी पाकिस्तान की एम्बेसी या अपने पाकिस्तान के कौंसलेट से उसको अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट करवाने के बाद आपने उसकी ट्रांसलेशन करवानी है। ये याद रखेंगे, ट्रांसलेशन एथोराइज्ड ट्रांसलेटर से ही करवाएंगे, क्योंकि अगर आपने किसी और से करवाई तो वो आपकी नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे और आपको दोबारा से उन्हीं से करवाना पड़ेगी। तो मैंने इस पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी और उनकी तमाम लिस्ट भी दी थी उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, कि ये जो है वो ट्रांसलेटर्स हैं रजिस्टर्ड, जहाँ से आपने करवानी है। अगर आप कहेंगे कि वो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। यहाँ पे एक और आपको बताता चलूँ कि जब आपने ये तमाम तरीक़ाकार करना है तो आखिरी स्टेप है एक, उसको लाजमी करना है। अगर वो आप नहीं करते, वैसी नेशनलिटी जमा करवा देते हैं, तो वो आपका टाइम ही ज़ाया होगा, वो रिजेक्शन लग के आपका वापस आ जाएगा। और वो है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटीरियर मैड्रिड की है, स्पेन की है, मैड्रिड में है उसका ऑफिस। वहाँ से आपने लाजमी तौर पे उसको टेस्ट करवाना है। वहाँ पे ख़ुद जाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली लोग MRW जो कोरियर कंपनी है उसके ज़रिए करवाते हैं, और नॉर्मली वो 35 से 40 यूरो लेते हैं। पहले 32-33 लेते थे, अब 35 लेते होंगे। तो यही राउंड बोर्ड चल रहा है। आपको वो तकरीबन एक हफ़्ते में 4 से 5 दिन में वो अटेस्ट करवा के मैड्रिड से आपको आपके डॉक्यूमेंट वापस ला के दे देते हैं। तो वो फिर आपने तब उसको नेशनलिटी के लिए आपने ऑनलाइन जो है वो टेलीमेथी को जो भी तरीक़ाकार है ऑनलाइन का, वो आपने करना है। और फिर आपने उन डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपनी नेशनलिटी अप्लाई करनी है। तो ये डॉक्यूमेंट का तरीक़ाकार है, इसी पे चलते हुए आपने अपनी नेशनलिटी के डॉक्यूमेंट करने हैं। फैमिली के डॉक्यूमेंट थोड़े से डिफरेंट है, तमाम तरीक़ाकार यही है, लेकिन सिर्फ आपने क्या करना है कि आपने पाकिस्तान में सिर्फ फॉरेन अफेयर से टेस्ट नहीं करवाने, बल्कि स्पेन एम्बेसी से भी करवाने हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पे मंगवा के बाकी प्रोसेस करना है। तो ये तरीक़ाकार जो है ये फ़र्क करता है स्पेन की नेशनलिटी और स्पेन के फैमिली वीज़ा के लिए। अब फैमिली वीज़ा के बारे में थोड़ी सी मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहूँगा, जो कि चंद एक फैमिली के साथ पहले भी मसला बना और अब भी कुछ कमेंट आए मुझे। जब आप अपने फैमिली वीज़े को अप्लाई करते हैं, आपके बच्चे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 हैं या 3 हैं, और उसके बाद आप अपना फैमिली वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, तो होता क्या है कि वो फैमिली वीज़ा प्रोसेस के दौरान आपका एक और बच्चा पैदा हो जाता है। तो अब फैमिलीज़ के साथ ये मसला बना
कि जब उनका और बच्चा पैदा हुआ तो उनके वीज़े लग गए, तो उनको इमरजेंसी में यहाँ आना पड़ा और वो बच्चा वहीं पे अपने रिलेटिव के पास छोड़ के आना पड़ता है। फिर उसको दोबारा से नए सिरे से अप्लाई करना होता है और फिर वो तमाम प्रोसेस करना होता है। यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ दो फैमिलीज़ के साथ ये भी मसला बना है जिनके मुझे कमेंट आए कि अब वो एम्बेसी ये कह रही है कि हमें यकीन नहीं है कि ये बच्चा आपका ही है, क्योंकि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। जब आप फैमिली वीज़ा अप्लाई करते हैं, अगर तो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है उस वक्त, तो लाजमी तौर पे अपनी तमाम रिपोर्ट में साथ एक कवरिंग लेटर लगा दें। कवरिंग लेटर का ऑप्शन इसीलिए होता है कि आपने अगर इजाफी इन्फॉर्मेशन की प्रोवाइड करनी है तो कवरिंग लेटर में आप लिख के प्रोवाइड कर सकते हैं। लाजमी कवरिंग लेटर एक लगाएं और वहाँ पे तमाम सिचुएशन लिखें कि इस वक्त प्रेग्नेंट है, ये उसकी रिपोर्ट्स हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, ताकि कल को अगर आप सिर्फ उस बच्चे को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ये शो हो सके कि वो बच्चा आपका ही है। अगर इस तरह आप करेंगे तो शक शुबात में जाएंगे और वो आपके बच्चे पे ये शक करेंगे कि ये आपका नहीं है, क्योंकि पहले हमारे भाइयों ने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिसकी वजह से वो भी बहुत ज़्यादा मुहतात हैं। दूसरा ऑप्शन है डीएनए वालदान का लेने के बाद वो चेक कर सकते हैं कि ये बच्चा उन्हीं का या नहीं है, तो ये भी एक ऑप्शन होता है जो लास्ट ऑप्शन बचता है। तो काफ़ी बच्चों को इस वजह से रिजेक्ट कर दिया गया और इस सिचुएशन में कर दिया गया, तो इस वजह से इस अमल को लाजमी तौर पे करें, साथ कवरिंग लेटर लगाएं और उनको बताएं कि मेरी वाइफ जो है, या फैमिली ख़ुद भी लिख सकती है अपनी तरफ से, क्योंकि फैमिली ने वीज़ा लगवाना होता है कि मैं इस वक्त प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चे की एक्सपेक्टेड डेट ये है। डॉक्टर की सारी रिपोर्ट्स लगाएं और सारी चीज़ें लगाएं, तो वो उनको लाजमी तौर पे मतला करें ताकि उनके पास भी आपका प्रूफ हो। कल को जब आप बच्चे को अप्लाई करते हैं तो उनको तमाम चीज़ों का पता होगा और तब ये प्रॉब्लम नहीं होगी। बहरहाल एहतियात करनी चाहिए जब आप फैमिली वीज़ा अप्लाई करते हैं। उस वक्त अगर बच्चा आपका वहाँ पे पैदा हो जाता है तो काफ़ी मुश्किलात जो है फैमिलीज़ के लिए शुरू हो जाती हैं। इस वजह से इन तमाम अमल को फैमिली वीज़े तक रोक लेना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूरोपियन के लिए इंग्लैंड का सेटलमेंट कोटा जो है वो अनाउंस हुआ है। वो किसने अनाउंस किया है? आपको मालूम है इस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी की इंग्लैंड में हुकूमत है और काफ़ी हालात वहाँ पे ख़राब हैं, और यही वजह है कि पिछले 2 से 2.5 साल में तकरीबन 3 से 4 प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूके के बदल चुके हैं। वो यही वजह से बदले हैं कि वहाँ पे जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो अपना सही तौर पे जो है वो गवर्नेंस नहीं चला सकी। अब यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा उम्मीद है और नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी है, वो यही है कि आने वाले वक्त में लेबर पार्टी जो है वो हुकूमत संभालेगी इंग्लैंड की। और लेबर पार्टी के जो सरबराह है उन्होंने एक बहुत अहम बयान दिया है जिसका मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा, लिंक नंबर 1, आप ख़ुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। उन्होंने ये बयान दिया कि अगर उनकी हुकूमत आती है तो यूरोपियन के लिए वो स्पेशल एक कोटा ओपन करेंगे और उस कोटे में यूरोपियन को अहमियत हासिल दी जाएगी क्योंकि उनकी सेटलमेंट यहाँ पे करवाई जाएगी। तो ये बहुत अहम बयान है जिसका मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा, एक तो इंग्लिश में, आप ख़ुद भी उसको रीड कर सकेंगे। तो काफ़ी अहम बयान है। वो लोग जो इंग्लैंड में जाना चाहते हैं, वहाँ पे सेटलमेंट चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। स्पेन ने अनाउंस किया कि कुछ लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिए जाया करेंगे जो कि बार बार गलतियाँ करते हैं, जैसे कि उनके पॉइंट्स ख़त्म हो गए, इशारे बार बार तोड़ने की वजह से, बड़े बड़े मोलते होने की वजह से उनके पुंतो जाते रहे, उन्होंने अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल किया, ड्रग्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया, ऐसी गलतियां की जो बड़ी गलतियां हैं, एक्सीडेंट बार बार किए, तो उनके लाइसेंस जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, वो गाड़ी नहीं चला सका करेंगे। इसकी डिटेल भी आपको नीचे लिंक में लिंक नंबर 2 मिल जाएगा, डिटेल के साथ आप उसको जान सकेंगे। दोस्तों अब आखिर में बात करते हैं 500 यूरो के नोट की, जो कि काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट आए। मेरा एक दोस्त कनाडा में रहता है, उसके पास भी शायद कुछ नोट है, तो उन्होंने भी पूछा है कि मेरे पास यूरो के 500 के नोट है, कहीं ये बंद तो नहीं हो गए। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हुकूमत का ना सिर्फ स्पेन का बल्कि पूरी शेंजन स्टेट्स का यही इरादा है कि इस 500 के नोट को बंद कर दिया जाए। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये जो बड़े बड़े माफियाज़ हैं वो इसको स्टोर कर लेते हैं, जो कि मनी का फिर गलत इस्तेमाल होता है, इस वजह से वो इसको ख़त्म करना चाहते हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो भी 500 का नोट रिज़र्व बैंक्स में जाता है वो वापस नहीं आता,
और ये भी आपको बताता चलूँ कि आज से 5 साल से पहले 2020 में तकरीबन, और 20 में ये बंद हुआ था और 18 में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। ये नोट जो है वो नया नहीं छप रहा, जो ऑलरेडी मार्केट में वही गर्दिश कर रहे हैं। इस वजह से मेरा मशवरा यही है कि जिन लोगों के पास है वो लाजमी तौर पे इसको ख़र्च कर लें। किसी भी वक्त जो है ये नोट जो है वो बंद हो सकता है और यूरोपीय यूनियन शेंजन स्टेट्स की तरफ से इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।